नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर देख रहे हैं 10 तक। स्वागत है आपका। संसद ने आज चुनाव सुधार बिल को पास कर दिया। सरकार का दावा है कि वोटर आईडी को आधार के साथ जोड़कर वोटरों की गड़बड़ी रोकी जा सकेगी। तो जिस आधार ने करीब 4.5 करोड़ फर्जी गैस कनेक्शंस का पर्दाफाश किया, जिस आधार से करीब 3 करोड़ फर्जी राशन कार्ड्स का पता चला, क्या वो आधार कार्ड चुनाव सुधार की बुनियाद बनेगा? आज है 10 तक की हमारी पहली यही रिपोर्ट। विधेयक की इंट्रोडक्शन का विरोध करते हैं और मनोज जी से ये दरखास्त करते हैं कि इस बिल को वापस किया जाना चाहिए। डेटा के जरिए ये बीजेपी सरकार बहुत नुकसान पहुंचाएगी हमारी डेमोक्रेसी के लिए। इसका इंट्रोडक्शन को अपोज करने का जो तर्क दिया है वो बिल्कुल निराधार है। डेटा प्रोटेक्शन कानून अभी भी तय नहीं हुई। ये जो आधार एक्ट है इसके लेजिस्लेटिव विपक्ष के कड़े ऐतराज के बावजूद राज्यसभा से भी चुनाव सुधार का बिल पास हो गया, जिसके बाद आने वाले समय में वोटर कार्ड को आधार नंबर से जोड़ा जाएगा। सरकार इसे बड़ा चुनाव सुधार बता रही है, तो वहीं विपक्ष उसकी नीयत पर सवाल खड़े कर रहा है। सरकार और विपक्ष के बीच मतभेद अपनी जगह है, लेकिन सवाल उठता है कि आधार को वोटर कार्ड से जोड़ना क्यों जरूरी है? वोटर कार्ड के आधार से लिंक होने पर क्या होगा? क्या सभी को आधार से वोटर कार्ड लिंक करवाना होगा? इससे आम आदमी की निजता को खतरा तो नहीं होगा? और इस बिल के पास होने से चुनाव निष्पक्ष कैसे होंगे? जनता से जुड़े इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमने चुनाव आयोग के पूर्व आयुक्त SY कुरैशी, पूर्व चुनाव निदेशक मोहम्मद अमीन और देश के जाने माने साइबर लॉ एक्सपर्ट डॉक्टर पवन दुग्गल से बात की। 6 साल पहले चुनाव आयोग ने अपने राष्ट्रीय मतदाता सूची शोधन और प्रमाणीकरण कार्यक्रम के रूप में मतदाता कार्ड और आधार संख्या को जोड़ने का काम शुरू किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाने के बाद चुनाव आयोग को अपना ये कार्यक्रम बीच में ही छोड़ना पड़ा। मगर चुनाव सुधार का बिल पास होने से पूर्व चुनाव आयुक्त SY कुरैशी बहुत खुश हैं और इसे वक्त की जरूरत बताते हैं। डुप्लीकेट वोटर्स बहुत हैं और इलेक्शन कमीशन की मुस्तकिल कोशिश ये रहती है कि डुप्लीकेट वोटर्स को आइडेंटिफाई करें और उनको डिलीट करें। तो कई लोग कई जगह रजिस्टर्ड हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, पिछले वाले को कैंसिल नहीं करते, जो अपनी जगह इलीगल है, लेकिन काफी लार्ज स्केल होता था। तो हर जिले में हर डिप्टी कमिश्नर को ये इंस्ट्रक्शन होती है कि भाई कोई डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करो और उनको आइडेंटिफाई करके डिलीट करो, लेकिन इसमें लिमिटेड कामयाबी रहती थी। देश में आधार की शुरुआत के दौरान ही चुनाव आयोग इस काम को अंजाम देना चाहता था, लेकिन ये मामला विरोध की वजह से लटकता रहा। चुनाव सुधार बिल के विरोधियों की दलील है कि सरकार ये बिल ला ही नहीं सकती, क्योंकि आधार एक्ट मतदाता सूची को लिंक करने की इजाजत नहीं देता। ऐसा इसीलिए है क्योंकि आधार एक्ट वित्तीय और अन्य सुविधाओं को सही व्यक्तियों तक पहुंचाने का माध्यम है, जबकि वोटिंग एक कानूनी अधिकार है। विपक्ष का कहना है कि आधार कार्ड पहचान का प्रमाण पत्र हो सकता है, नागरिकता का नहीं। चुनाव में वोट देना एक लीगल अधिकार है और इसलिए ये जो आधार एक्ट है इसके लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के बियॉन्ड है। इसलिए हम इस विधेयक की इंट्रोडक्शन का विरोध करते हैं और मनोज जी से ये दरखास्त करते हैं कि इस बिल को वापस किया जाना चाहिए। आप रिस्पॉन्ड करेंगे? विपक्ष की इन दलीलों का अपना आधार हो सकता है, लेकिन SY कुरैशी जैसे पूर्व चुनाव आयुक्त चुनाव सुधार बिल के पास होने में फायदा ही फायदा देखते हैं। इलेक्शन कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो फायदा ये है कि जो डुप्लीकेट वोटर हैं वो इसमें आइडेंटिफाई हो जाएंगे और उनको रिमूव करके इलेक्टोरल रोल को क्लीन किया जा सकेगा। इस पे कि लोगों को किसको क्या एतराज होता है, मुझे तो फ्रैंकली समझ में नहीं आता है। पहचान पत्र को 3 दशक से कम वक्त हुआ है। अगस्त 1993 में तब के मुख्य चुनाव आयुक्त TN शेषन ने मतदाताओं के लिए पहचान पत्र बनाने का आदेश दिया था। वोटर कार्ड पहले सफेद रंग के कागज पर काले रंग से प्रिंट होता था, लेकिन 2015 के बाद सरकार ने ATM कार्ड के आकार के प्लास्टिक के रंगीन वोटर आई कार्ड की शुरुआत की।
अब मोदी सरकार इस वोटर कार्ड से आधार को जोड़ने जा रही है ताकि चुनावी प्रक्रिया को पहले से कहीं ज्यादा निष्पक्ष किया जा सके। इस बिल का इंट्रोडक्शन को अपोज करने का जो तर्क दिया है वो बिल्कुल निराधार है। इस देश में अगर सरकार कोई कदम उठाते हैं जिससे जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में ये कहा गया है कि इलेक्शन का जो इलेक्शन रोल होता है तो वो क्रेडिबल होना चाहिए ताकि इलेक्शन ही साफ तरीके से क्रेडिबल हो। लेकिन विपक्ष का कहना है कि सरकार जिस तरह से हड़बड़ी में ये बिल लेकर आई है उससे उसके इरादों पर शक होता है। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार को वेलफेयर मेजर्स के लिए सिर्फ इस्तेमाल किया जा सकता है, और जब ये इस तरह का आधार को आप जोड़ेंगे तो फिर हमारे पास जो सीक्रेट बैलेट का पूरा मकसद ही नाकाम हो जाए। गवर्नमेंट का डेटा होगा, तो ये डेटा के जरिए ये बीजेपी सरकार बहुत नुकसान पहुंचाएगी हमारी डेमोक्रेसी के लिए, और डेमोक्रेसी हमारे भारत के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। दरअसल इस बिल को लेके सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तलवारें खिंच गई है। विपक्ष कह रहा है आखिर इतनी हड़बड़ी क्या है, सरकार के इरादे नेक नहीं है। विपक्ष का आरोप है कि ये बिल न सिर्फ बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन है बल्कि उच्च न्यायालय के आधार को लेके फैसले के भी ये खिलाफ है, और यही वजह है कि विपक्ष इस बिल का जमकर विरोध कर रहा है। हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। लोकसभा में सिर्फ 26 मिनट में ये बिल पास हो गया, वहीं राज्यसभा में विपक्ष की फूट ने सरकार का रास्ता साफ कर दिया। लेकिन इस बिल का विरोध करने वालों का तर्क है कि वोटर कार्ड को आधार से लिंक करना निजता के अधिकार का सीधा सीधा उल्लंघन है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? आधार को वोटर कार्ड से जोड़ने के इस बिल को लेकर अब सबसे बड़े सवाल का जवाब सुनिए। अगर एक वोटर त्रिवेंद्रम में भी लिस्टेड है और गुड़गांव में भी है तो नेशनल डेटाबेस होगा तो कंप्यूटर उसको देख लेगा, पकड़ लेगा। ये सब कोशिशें होती रही हैं, और आधार के जरिए अगर हम डुप्लीकेट वोटर को पकड़ते हैं तो ये तो अच्छी चीज होनी है। इस पे जो कुछ लोगों को एतराज है, जो फ्रैंकली मैं उसको समझ नहीं पाया हूँ अच्छी तरह कि क्या एतराज है उनका। बोगस वोटिंग रोकने के लिए हर दल अपने कार्यकर्ताओं को बाकायदा चुनाव के वक्त ट्रेनिंग देता है, क्योंकि ये बोगस वोटिंग जीत और हार को भी तय करने की क्षमता रखती है, जिसकी शिकायत लेकर दल अक्सर चुनाव आयोग के पास जाते भी हैं। पहले भी लोग और अपोजिशन भी और देश के और भी जो हमारे विरोधी दल थे, सत्ता दल थे, सभी लोग और पार्टियां थीं, वो हमेशा चुनाव आयोग को निशाने पर लेती थीं कि यहाँ पर धांधली की जाती है, यहाँ पे ये होता है, वो होता है। तो इसलिए ये बहुत अच्छा निर्णय है, और इसके होने के बाद मैं समझता हूँ कि चुनाव आयोग और भी निष्पक्ष हो जाएगा। तो आधार का वोटर कार्ड से लिंक होना निष्पक्ष चुनाव की गारंटी बन सकता है, जिसे सरकार ने फिलहाल वैकल्पिक ही रखा है। यानी अगर आप अपने वोटर कार्ड को आधार से नहीं जुड़वाना चाहते तो इसके लिए आपको बाध्य नहीं किया जाएगा। मगर यह सवाल ये उठता है कि जो लोग आधार को वोटर कार्ड से लिंक नहीं करवाएंगे उन्हें क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस बारे में देश के जाने माने साइबर लॉ एक्सपर्ट पवन दुग्गल कहते हैं, आसमान नहीं गिर जाने वाला। वोटर आइडेंटिटी कार्ड के साथ अगर आप आधार लिंक करेंगे तो पहली बात जान लीजिए ये अनिवार्य नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, आपके ऊपर वॉलंटरी है। अगर आप स्वैच्छिक तौर पर करना चाहें आप करें, नहीं करना चाहें तो ऐसा नहीं है कि आप वोट नहीं दे पाएंगे या आपको किसी प्रकार की बेनिफिट से वंचित किया जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप एक कर लेंगे तो अगली बार ऐसा परिस्थिति होने की संभावना बहुत कम है कि आज चुनाव है और आप अपना वोट डालने, मतदान डालने गए और पता लगा वहां पर सेंटर ने कहा कि साहब आपका तो नाम है नहीं, या आपके नाम पर किसी और ने वोट डाल दिया। यानी इस बिल से जनता के ही अधिकार सुरक्षित होंगे। लेकिन जब सारी दुनिया में साइबर अटैक की बाढ़ आई हुई है, सरकारी एजेंसियों की वेबसाइट और सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म साइबर अपराधियों के निशाने पर है, तब वोटर कार्ड से आधार के मिलान से आम लोगों की जानकारी गलत हाथों में पड़ने का खतरा बना रहेगा। इसलिए जानकार मानते हैं कि अगर सरकार चुनाव सुधार के इस बड़े कदम को कामयाब बनाना चाहती है तो उसे लोगों की निजता की हर हाल में रक्षा करनी होगी, तभी उसका ये कदम अपनी मंजिल पर पहुंच पाएगा। दिल्ली से तेजश्री पुरेंद्रे और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे देश में एक तरफ चुनाव सुधार के नाम पर आधार को वोटर आईडी से लिंक किया जा रहा है, वहीं इलेक्टोरल बॉन्ड यानी कि चुनावी बॉन्ड पर खूब पर्देदारी है, जिसके द्वारा राजनीतिक दलों को गोपनीय ढंग से चंदा मिलता है और
जो चंदा देता है उसे इनकम टैक्स में छूट तक मिलती है। तो प्रश्न यह है कि क्या चुनाव सुधार का सारा दारोमदार सिर्फ आधार पर ही है? इलेक्टोरल बॉन्ड का क्या? ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ना, ये सबसे बड़ा बाधक है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में। किसको सबसे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं जनता जान लेगी ना तो समझ जाएगी कि ये अनइक्वल फील्ड है। चुनाव सुधार बिल के पक्ष में दलील देने वाली सरकार से विपक्ष का ये दो टूक सवाल है। सवाल है कि जब जनता को अपनी पाई पाई का हिसाब बताना पड़ता है तो इलेक्टोरल बॉन्ड से करोड़ों का चंदा किसने पार्टियों को दिया, ये नाम सार्वजनिक क्यों नहीं होता? जले पर नमक ये कि चंदा देने वाले लोगों को आयकर में छूट भी मिलती है। सवाल ये कि अगर चुनाव सुधार के लिए वोटर कार्ड से आम लोगों का आधार जुड़ सकता है तो इलेक्टोरल बॉन्ड पर पर्देदारी क्यों? जब आम आदमी सोच रहा है कि सरसों का तेल डालने से पैसा बचेगा या रिफाइंड ऑयल डालने से, जब आम आदमी हर वक्त घर चलाने के लिए जेब टटोलने लगता है, तब चुनाव आयोग का ही चुनावी चंदे वाला हिसाब बताता है। सियासी दलों ने 3,427 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले दान में अकेले बीजेपी ने 2,555 करोड़ रुपए अपने खाते में पाए हैं, जबकि कांग्रेस की झोली में 318 करोड़ रुपए गए हैं। तृणमूल कांग्रेस को 100 करोड़ रुपए, डीएमके को 45 करोड़, शिवसेना को 41 करोड़, एनसीपी को 29 करोड़ 25 लाख रुपए और आम आदमी पार्टी को 18 करोड़ रुपए मिले हैं। हर दल को सियासी फंडिंग के लिए बने इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी बॉन्ड से मिले चंदे का हिसाब बताता है कि जहां जनता की कमाई घट रही है वहीं सियासी दल चुनावी बॉन्ड से मालामाल हो रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता बढ़ाने के तमाम दावों पर है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी अपारदर्शी होने का आरोप लग रहा है, जिससे हालात में ज्यादा बदलाव जानकार नहीं देख पा रहे। उन्हें लगता है कि इन बॉन्ड के जरिए चंदे का कानून बनने से हम एक अपारदर्शी व्यवस्था को छोड़कर एक दूसरी अपारदर्शी व्यवस्था के दायरे में आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले पर सवाल उठा चुका है। शीर्ष अदालत ने इस पर कहा कि सरकार की काले धन पर लगाम लगाने की कोशिश के रूप में इलेक्टोरल बॉन्ड की कवायद पूरी तरह बेकार है। जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बिक्री को लेकर बैंकों को कोई जानकारी नहीं दी जा रही, इससे लगता है कि ये ब्लैक मनी को वाइट करने का एक तरीका है। जो लोग पारदर्शी जो पॉलिटिकल डोनेशन है यानी राजनीतिक योगदान, उस पर विश्वास ही नहीं करते तो उनके लिए क्या किया जाए? क्योंकि कारण क्या है कि उनको तो इलेक्टोरल बॉन्ड की जरूरत क्या है, आगे कोई व्यक्ति स्वयं समझ सकता है। तो यहाँ सवाल सीधा है और वो ये कि अगर चुनाव सुधार के लिए आम वोटर के आधार को वोटर कार्ड से जोड़कर उसकी सारी जानकारी ली जा सकती है, तो चुनाव की निष्पक्षता को बनाने के लिए सियासी पार्टियां इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर पूरा सच क्यों नहीं बताती? आम लोगों को यह अधिकार क्यों नहीं है कि वो सियासी दलों को चंदा देने वाले अज्ञात स्रोतों के बारे में जान सके? आज तक ब्यूरो। और आइए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश चुनाव की, जहां पर महिला वोटरों को अपने पाले में करने की होड़ मची हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में महिलाओं को कई योजनाओं का लाभ अपने हाथों से सौंपा। उत्तर प्रदेश में 6 करोड़ 66 लाख महिला वोटर्स हैं, जो पिछले 2 बार के पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोटिंग कर रही हैं। ऐसे में बीजेपी समेत तमाम विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता महिला वोटर्स को साधने में जुट गए। बेटियां कोख में ही ना मरी जाएं, वो जन्म लें, इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से समाज की चेतना को जगाने का प्रयास किया। सबसे अधिक लाभ अगर किसी को हुआ है तो वो हमारी बहनें ही हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जिताने के लिए प्रयागराज में पीएम का सारा फोकस आधी आबादी पर था। पीएम ने महिला सशक्तिकरण सम्मेलन के जरिए 16 लाख महिलाओं को 1,000 करोड़ रुपए की राशि बैंक खाते में ट्रांसफर कर सौगात दी और इशारों इशारों में अखिलेश सरकार पर निशाना साधा। 5 साल पहले यूपी की सड़कों पर माफिया राज था। यूपी की सत्ता में गुंडों की हनक हुआ करती थी। इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी कौन था? मेरी यूपी की बहन बेटियां थी। उन्हें सड़क पर निकलना मुश्किल हुआ करता था, स्कूल कॉलेज जाना मुश्किल होता था। आप कुछ कह नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, क्योंकि थाने गई तो अपराधी
बलात्कारी की सिफारिश में किसी को फोन आ जाता था, योगी जी ने इन गुंडों को उनकी सही जगह पहुंचाया है। प्रधानमंत्री ने बेटियों की शादी की उम्र 21 साल करने, देश भर के सैनिक स्कूलों में लड़कियों की एंट्री करने, प्रधानमंत्री आवास योजना के घरों की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम करवाने और 3 तलाक कानून की दिलाकर वोट मांगा। बेटियों भी चाहती थी कि उन्हें उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, आगे पढ़ने के लिए समय मिले, बराबर अवसर मिले, इसलिए बेटियों के लिए शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास किया जा रहा है। देश ये फैसला बेटियों के लिए कर रहा है, लेकिन किसको इससे तकलीफ हो रही है ये सब देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने, माता बहनों बेटियों ने ठान लिया है, अब वो पहले की सरकारों वाला दौर वापस नहीं आने देगी। महिलाओं को बीजेपी का साइलेंट वोटर माना जाता है, जिनकी संख्या उत्तर प्रदेश के 14 करोड़ 40 लाख वोटरों में से 6 करोड़ 61 लाख है, यानी प्रदेश में करीब 45% वोटर महिलाएं हैं। 2022 की जंग में महिलाओं की इसी अहमियत को देखते हुए हर सियासी दल अपनी रणनीति बना रहा है। प्रियंका गांधी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे के साथ यूपी में कांग्रेस के अभियान को आगे बढ़ा रही हैं, तो वहीं अखिलेश यादव महिलाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए जिले जिले महिला संवाद अभियान चला रहे हैं। महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा भेदभाव, सबसे ज्यादा उत्पीड़न, सबसे ज्यादा घटनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही। एनसीआरबी के खुद आंकड़े, दिल्ली के खुद आंकड़े कह रहे हैं 40% से ज्यादा महिलाओं बेटियों के साथ उत्पीड़न हुआ है। और आज जब प्रधानमंत्री जी खुद लखनऊ इलाहाबाद में बोल रहे थे, तो कम से कम उन्हें पूछना चाहिए मुख्यमंत्री जी से कि आज ही प्रदेश में जगह जगह पर बेटियों के साथ उत्पीड़न घटनाएं हुई हैं, आज के दिन भी। और दूसरा, हाथरस की बेटी की घटना कैसे भूल जाएंगे लोग। उत्तर प्रदेश की महिलाओं, मैंने आपसे क्या कहा था, अपनी शक्ति को पहचानो। आज आपकी शक्ति के सामने इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झुक रहे हैं, समझ गए हैं कि महिला खड़ी हो रही है। 5 सालों से क्यों नहीं की ये घोषणाएं, आज क्यों कर रहे हैं चुनाव से पहले? क्योंकि महिला जागरूक हो गई है, महिला उठ गई है। हमने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया, महिला उठ गई है, जाग गई है, कह रही है मेरा हक दो। इसीलिए आज नरेंद्र मोदी जी को भी झुकना पड़ा। मैं बहुत खुश हूँ। दरअसल साल 2017 के विधानसभा चुनाव में करीब 4 करोड़ महिलाओं ने वोट दिया था। ये संख्या पुरुषों के मुकाबले 4% अधिक थी। पुरुषों के 59% के मुकाबले 63% महिलाओं ने उत्तर प्रदेश चुनाव में वोट कर अपनी ताकत का एहसास करवाया था। महिला वोटर्स की इसी ताकत को समझते हुए ही हर दल नारी शक्ति के रंग में रंग जाना चाहता है। यूपी चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को देने का वादा करके प्रियंका ने महिलाओं को सियासत के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। इसी की काट के रूप में बीजेपी ने मातृशक्ति सम्मान सम्मेलन कर महिलाओं को सम्मानित किया। आज तक ब्यूरो। दस्तक उस ओमिक्रॉन के विरुद्ध जो हमारे देश में तेजी से पैर पसार रहा है। एक के बाद एक कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। वही लापरवाही नए साल में बड़ी मुसीबत ला सकती है। नए साल के जश्न में ओमिक्रॉन खलल डालने की तैयारी कर चुका है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि डरना जरूरी है। दिसंबर को हिंदुस्तान में ओमिक्रॉन का पहला केस, 15 दिन के अंदर 100वां केस। और आज देश में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 200 के पार। कोरोना के इस नए बहरूपिये की जिस रफ्तार ने दुनिया भर के देशों में खौफ पैदा कर रखा है, वही रफ्तार अब हिंदुस्तान में भी दिखने लगी है। महज 18 दिन के अंदर हिंदुस्तान में ओमिक्रॉन के केस 200 के पार पहुंच गए हैं। देश के 12 राज्यों में ओमिक्रॉन पहुंच चुका है। ओडिशा में आज ओमिक्रॉन का पहला केस सामने आया।
जहां संक्रमित की संख्या 2 हो चुकी है। इस वक्त सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और दिल्ली में 54 केस आ चुके हैं। वहीं तेलंगाना 20, कर्नाटक 19, राजस्थान 18, केरल 15, गुजरात 14 तक ये आंकड़ा पहुंच चुका है। वहीं 200 संक्रमितों में से 77 को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। ओमिक्रॉन का हर चौथा केस दिल्ली से आ रहा है। वहीं राजधानी में 2 ऐसे शख्स भी संक्रमित पाए गए हैं जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। ऐसे में आम लोगों तक ओमिक्रॉन पहुंचने का खतरा बढ़ गया है, जिसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कल मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि 100% जितने भी पॉजिटिव आ रहे हैं सबको टेस्ट किया जाए, तो पता तभी लगेगा कि उनको अगर चेक करेंगे कि भी इनकी जीनोम सीक्वेंसिंग होगी कि ओमिक्रॉन है या नहीं है। अगले 1 हफ्ते के अंदर आपको क्लियर हो जाएगा कि कितने % लोग। इसके लिए कैपेसिटी कितनी है दिल्ली सरकार? अभी देखिएगा, दिल्ली सरकार की 2 लैब्स हैं, LNJP और ILBS। उनके अंदर लगभग 100 सैंपल डेली किए जा सकते हैं और केंद्र सरकार की भी 2 लैब्स हैं, इसमें उससे कहीं ज्यादा किया जा सकता है। सावधानी और तैयारी ओमिक्रॉन के खिलाफ यही 2 बड़े हथियार हैं। एक्सपर्ट भी अब ओमिक्रॉन से निपटने के लिए तैयारियां दुरुस्त करने की सलाह दे रहे हैं। मतलब ये है कि जब अगर ये फैलता है, एक नई वेव आती है, तो नंबर बहुत जल्दी बढ़ेंगे और बहुत ज्यादा नंबर होंगे। तो जब छोटे पीरियड में नंबर बढ़ता है, तो चाहे वेरिएंट माइल्ड भी हो, क्योंकि डिनोमिनेटर इतना बड़ा है, तो कुछ % उसका सबसेट जो है वो होगा ही होगा जो ज्यादा बीमार पड़ेंगे और हॉस्पिटल में आएंगे। तो इसलिए आई थिंक हमें ये प्रिपेयर्ड रहना है कि हॉस्पिटल्स में एडमिशंस, हॉस्पिटलाइजेशन रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, चाहे वो माइल्ड स्ट्रेन भी हो। तो सारे हॉस्पिटल्स को इस स्टेज पे फुली प्रिपेयर्ड रहना है। ओमिक्रॉन को लेकर पहले थ्योरी आई कि भले ही इसकी रफ्तार तेज हो, लेकिन इससे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन वक्त के साथ ओमिक्रॉन वैज्ञानिकों की ये थ्योरी गलत साबित कर रहा है। आज अमेरिका में ओमिक्रॉन से पहली मौत हुई। वहीं ब्रिटेन में अब तक 12 मरीज कोरोना के इस नए वेरिएंट से जान गंवा चुके हैं। ब्रिटेन में तो ओमिक्रॉन से 75,000 मौतें होने की आशंका तक जताई गई है। अमेरिका में नए कोरोना केस में हर 4 में से 3 केस ओमिक्रॉन के हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग के 73% सैंपल इस वेरिएंट से संक्रमित हैं, जबकि वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क में यह आंकड़ा 100% है। यूएस में कोविड के मामलों में इस महीने 50% बढ़ोतरी हुई है। पिछले हफ्ते अमेरिका में 6,50,000 से ज्यादा ओमिक्रॉन केस मिले हैं। उधर ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के अब तक 37,000 से ज्यादा मामलों की पुष्टि हो चुकी है। सोमवार को ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के एक दिन में 12,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। नीदरलैंड में चौथा लॉकडाउन शुरू कर दिया गया है। वहीं अन्य यूरोपीय राष्ट्र क्रिसमस के आयोजनों पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में हैं। सबसे बड़ी बात, ओमिक्रॉन को लेकर अभी वैज्ञानिक तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर इस नए वेरिएंट का नेचर क्या है। WHO भी कंफ्यूज है इसकी रफ्तार को लेकर, इससे होने वाली मौत को लेकर। There is now consistent evidence that Omicron is spreading significantly faster than the Delta variant. And it's more likely that people who have been vaccinated or have recovered from COVID-19 could be infected or reinfected. We should be able to update in a couple of weeks, but it does take a little bit of time to collect the clinical effectiveness data. So we need to be a bit patient, and it would be very dangerous to jump to the conclusion that the vaccines are not working. अब ओमिक्रॉन से बढ़ रही मौत के आंकड़ों ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को नए तरीके से इस वायरस के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। वहीं डेल्टा वेरिएंट की मार झेल चुके भारत के लिए सावधानी ही एक बड़ा उपाय है, क्योंकि एक्सपर्ट्स ये भी दावा कर रहे हैं कि ओमिक्रॉन भारत में तीसरी लहर ला सकता है। ऐसे में अब हिंदुस्तान को सावधानी बरतने की जरूरत है। ओमिक्रॉन को देखते हुए अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कोरोना की जांच तेज कर दी गई है। नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, इसके अलावा निजामुद्दीन, तमाम वो रेलवे स्टेशन है जहां पर करीब 8 से ज्यादा सेंटर्स बनाए गए हैं चेकिंग करने के लिए, और उन चेकिंग स्टेशंस पर बाकायदा जांच की जा रही है। मैं इस समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हूं। यहां पर आप देख सकते हैं कि तमाम यात्री जो बाहर से आते हैं गाड़ियों में, उन यात्रियों को चेक किया जाता है, उनके RT-PCR टेस्ट किए जाते हैं और उसके बाद ही उनको जाने की परमिशन दी जाती है। नेत्रपाल जी मेरे साथ हैं। सर, सुबह से कितने लोगों की आप लोग चेकिंग कर चुके हैं? सर, सुबह से अगर मैं बात करूं तो 500 से ऊपर की टोटल टेस्टिंग हो चुकी है। अभी भी हमारी कंटिन्यू टेस्टिंग है और हम लगभग 3 से 4 बजे तक हम यहाँ पर टेस्टिंग करेंगे, और जितने भी लोग आने और जाने वाले हैं सब लोगों का हम टेस्टिंग करते हैं। तो कितने सेंटर्स आपने बनाए हैं यहाँ पर? सर, नई दिल्ली पे हमारे 8 सेंटर्स हैं, 4 इस साइड पे हैं, 4 प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ है। और इसके अलावा पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात करूँ? हाँ, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 2 सेंटर बने हुए हैं हमारे, और हमारे 8 सेंटर बने हुए हैं ISBT कश्मीरी गेट पर।
ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए गाजियाबाद के अस्पतालों को भी अलर्ट कर दिया गया है। बहरहाल सावधानी ही सबसे बड़ा हथियार है इस बीमारी को हिंदुस्तान से भगाने का, तीसरी लहर को आने से रोकने का। आज तक ब्यूरो। और इस समय की बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 11 नए मरीज मिले हैं और इन 11 नए मरीजों में से जहां 8 जो हैं वो मुंबई में मिले हैं। ये 8 मरीज मुंबई एयरपोर्ट पर मिले हैं। 11 में से 8 सिर्फ अकेले मुंबई में, ये बड़ी बात है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में ओमिक्रॉन के 3 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। इन लोगों के सैंपल 30 नवंबर को लिए गए थे। 30 नवंबर को सैंपल लिए गए जिसका रिजल्ट अब आया है। तो आप अंदाजा लगाइए कि अभी जितने भी कोरोना के मामले आ रहे हैं उनके टेस्ट हो रहे हैं और जीनोम सीक्वेंसिंग का रिजल्ट आना अभी बाकी है। ओमिक्रॉन की रफ्तार लगातार हमारे देश में तेज होती जा रही है। ऐसे में सावधानी सबसे बड़ा हथियार हमारे पास है। लेकिन इस समय हमारे देश में न्यू ईयर की तैयारी में लोग लगे हुए हैं। टूरिस्ट प्लेसेस पर लगातार बुकिंग्स बढ़ती जा रही हैं, जिसे लेकर दुनिया भर के एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं क्योंकि ये जश्न हमें काफी महंगा पड़ सकता है। हिंदुस्तान में कोरोना की दूसरी लहर के जख्म अभी भरे भी नहीं है कि ओमिक्रॉन ने रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया है। क्रिसमस आने वाला है, न्यू ईयर की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। लेकिन अगर आपका ऐसा कोई प्लान है तो सबसे पहले आप ये चेतावनी सुनिए। All of us are sick of this pandemic. All of us want to spend time with friends and family. All of us want to get back to normal. It's better to cancel now and celebrate later than to celebrate now and grieve later. ये चेतावनी उन लोगों के लिए है जो कोरोना को हल्के में ले रहे हैं। यूरोप और अमेरिका जैसे देशों ने अब न्यू ईयर के जश्न में सख्ती करनी शुरू कर दी है। लेकिन हिंदुस्तान में सैलानियों की तैयारी पूरी है। हिल स्टेशन में तो पार्टी अभी से शुरू हो गई है। बार बहुत अच्छा क्राउड है। टूरिस्ट, डोमेस्टिक टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है। लगभग ओली के जितने होटल्स हैं वो तो सारे ही सोल्ड आउट हो चुके हैं क्रिसमस और न्यू ईयर सीजन के लिए। टूरिस्ट काफ़ी आएंगे। 24-25 से लगभग जनवरी फर्स्ट वीक तक पैक ही है और अब आने वाले टाइम पे अच्छा टूरिस्ट आएगा। बर्फबारी अगर होती है तो टूरिस्टों की संख्या में जरूर इजाफा होगा। तैयारियां ऐसी जैसे हिंदुस्तान में कोरोना खत्म हो गया, मास्क गायब, बाजारों में भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई आता पता नहीं, बस जश्न की तैयारी। एंजॉय करें या मास्क डालें? बोलो। ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए था इस चीज के बारे में। तो हम तो मास्क ऑलरेडी हमारी पॉकेट में भी है, हमने यहाँ पे आगे एंजॉय करना था इसलिए हमने उतारा है। जरूरी है इस टाइम पे तो हमें लग नहीं रहा जरूरी है, क्योंकि हर एक जना ऐसे ही घूम रहा है। तो सरकार के ढकोसले हैं, अभी फिलहाल तो कुछ भी नहीं चल रहा है जी ये चीज। तो इधर तो हमको किसी के चेहरे पे दिखा नहीं, इसलिए हमने नहीं पहना ना। हम लोग लाए सब लोग जेब में रख रखे। हिल स्टेशन में बढ़ रही भीड़ ने प्रशासन की टेंशन बढ़ा दी है, जिनके लिए सैलानी ओमिक्रॉन के बढ़ते केस के बीच बड़ी चुनौती है। अभी कोरोना का भी रिस्क बढ़ रहा है और यहाँ पे क्राउड भी बढ़ने वाली है, तो जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसका पालन करना जरूरी है। तो मास्क पहनना सबके लिए जरूरी है। जो पुलिस इंश्योर करवाएगी कि हर आदमी जो है मास्क पहना हो और जहाँ तक संभव हो सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करे। तो कोरोना के जो गाइडलाइंस हैं उनका भी सख्ती से पालन किया जाएगा। टूरिस्ट प्लेस हो या आम जगह, कोरोना का खौफ तो मानो खत्म ही हो गया है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। हर बार मुंबई को कोरोना ने झकझोरा है। धारा 144 लागू की जा चुकी है, लेकिन यहाँ न कानून का डर बचा है और न ही कोरोना का। Definitely we are disappointed, we are sad, but then again it's a collective responsibility of everyone. We hope that next year will be better than this, but as of now we intend to follow everything very seriously. क्रिसमस सेलिब्रेशंस पर और न्यू ईयर सेलिब्रेशंस पर मुंबई पुलिस की खासी पैनी नजर रहेगी। पहले ही हम आपको जानकारी दे चुके हैं, जब 144 लगी है इससे पहले ही मुंबई पुलिस ने कह दिया था
कि तमाम मॉल्स में, स्टैब्लिशमेंट्स में जो स्टाफर्स हैं और जो कस्टमर्स आए उन्हें फुली वैक्सीनेटेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सिर्फ वही लोग यात्रा कर सकते हैं जो फुली वैक्सीनेटेड हैं। मुंबई शहर में या राज्य में, चाहे आप रेल मार्ग से, रोड मार्ग से या एयरवे से आ रहे हैं, फुली वैक्सीनेटेड होना जरूरी है। ओमिक्रॉन को देखते हुए अलग अलग राज्यों ने एडवाइजरी जारी की है। मुंबई में धारा 144 लागू है, तो वहीं गुजरात में नाइट कर्फ्यू। लेकिन कानून के साथ साथ लोगों को भी एहतियात बरतने की जरूरत है। जो अभी तक के केसेस आए हैं उसमें अधिकतर केसेस की ट्रैवल हिस्ट्री है, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है। ऑन ए वेरी लिमिटेड बेसिस जो अभी तक का डेटा उसको एनालाइज किया, ऑन ए वेरी लिमिटेड बेसिस 1-2 केसेस ऐसे हैं जिनकी हम ट्रैवल हिस्ट्री, लेकिन वो भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में अभी भी हम लोग उनके जुड़े हुए हैं, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री में जुड़े हुए हैं कि क्या कोई एक दूर का कॉन्टैक्ट तो नहीं था जो शायद वो हमारे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में और डिस्कशन में हमें नहीं बताए हैं। तो अभी तक अधिकतर केस देश में जो आए हैं या तो ट्रैवल हिस्ट्री है या ट्रैवल से कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री है। भूल गए वो जख्म जो इस साल न्यू ईयर के बाद मिले थे। भूल गए वो खौफ जिसके साए में करीब 3 महीने तक हिंदुस्तान जिया था। भूल गए अस्पतालों की ये तस्वीरें, अपनों को खोने के गम में आंसू। जिंदगी जीने की ऐसी चाह जो जिंदगी को खतरे में डाल सकती है, अपनी भी और अपनों की भी। साल का अंत हो चला है और लोग मार्केट्स में बेखौफ घूम रहे हैं, लेकिन खौफ अभी भी ओमिक्रॉन का जारी है क्योंकि 200 से ज्यादा मामले अब भारत में आ चुके हैं। दिल्ली ऐसा दूसरा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन की केसेस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर लोग मास्क नहीं पहनेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं करेंगे तो वो अपने लिए ही मुसीबत को न्योता दे रहे हैं। अनूप के साथ मैं नई दिल्ली में मिलन शर्मा, आज तक। ओमिक्रॉन जीनोम सीक्वेंसिंग के द्वारा पता चलता है। ऐसे में कैसे होती है जीनोम सीक्वेंसिंग और इसका टेस्ट? हमारे संवाददाता पंकज जैन की यह विशेष रिपोर्ट। जीनोम सीक्वेंसिंग है क्या सर? आम लोग समझना चाहें तो ये क्या है? जीन सीक्वेंसिंग से हमें ये पता चलता है कि वायरस का जो प्रारूप क्या है, उसका जो जेनेटिक जो स्ट्रक्चर है उसमें हमें पता चलता है कि अल्फा है, बीटा है, डेल्टा है, गामा है या नया वेरिएंट है, ओमिक्रॉन है। तो उसके लिए हमें पूरा ये लाइब्रेरी होती है हमारा जीन लाइब्रेरी, और उसमें हम उसको एम्प्लीफाई आरएनए को जो है पूरा प्रोसेस करके, और इस प्रोसेस में 48 से 72 आवर्स लगते हैं। तो सैंपल का रिपोर्ट आने में इतना वक्त लग जाता है? जी, इसमें टाइम लगता है क्योंकि एक मॉलिक्यूलर लैब है, एडवांस्ड मॉलिक्यूलर इसमें हम स्टडीज करते हैं और उसके बाद हमारे पास उसका सीक्वेंसिंग का पता चलता है।